हो सकता है आप मेरी बात सुनने के बाद मुझसे नाराज़ भी हो जाएं कि आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं सवाल तो ज़रूर करूँगा। आप नाराज़ हों या मुझे पसंद करें। पहला सवाल, अगर विकास दुबे को भागना ही था तो उसने सरेंडर क्यों किया? दूसरा सवाल, क्या ऐसा मुमकिन है कि अब हम आप जैसे किसी भी जर्नलिस्ट को पुलिस पकड़े और उसके बाद ले जा कर के कहीं पे मार दे और कहे कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा इसको मार दिया गया, ये मुलजिम था, इसने देश के ख़िलाफ़ बोला था, द्रोही था, ये था, वो था, जो भी चाहे वो तो पुलिस तो ले जा सकती है हमें, आपको, किसी को भी। लेकिन यही सवाल है कि क्या अब एक शरीफ आदमी को ये इस एहसास से दो चार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ये उसकी वजह यह है कि देखिए, विकास दुबे का अंत तो न जाने कब हो जाता। यानी जिस वक्त इसका मुकदमा 2017-18 वाला जो था, जिसमें इसने संतोष शुक्ला को थाने के अंदर मारा था, शिवली थाने में, तब उस वक्त जो तैनात पुलिस वाले थे उनसे वहाँ के सिविल जज ने कहा था कि आप 2 लोग गवाही दे दीजिए, मैं इसको फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा बोल सकता हूँ, मगर किसी ने नहीं दिया। तो एक तो हमारी पुलिस, मतलब आप जानते हैं जैसी पुलिस है उत्तर प्रदेश की, इसका तो क्या कहना। तो कोई नहीं आया, सब हलफनामे लगा लगा के भाग गए। यानी लगता है जैसे जिस वक्त ये कत्ल हुआ तो उस वक्त थाने में कोई था ही नहीं, और संतोष शुक्ला जो थे वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे आओ भैया आके मुझे मार दो। ये तो पूरी कहानी वो हो गई। तो इस पूरी थिंकिंग को आप सोचिए, और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पिछले मतलब 25-30 साल पहले ले चलता हूँ। 25 क्योंकि 40-45 साल पहले ले चलता हूँ। अगर हो सकता है उस वक्त के लोग, जो बहुत से लोग मरे नहीं होंगे, कुछ तो जिंदा होंगे ही। आपको याद होगा कि बिहार में एक डकैत था छवि राम, उसको लोग बाबा कहते थे। कारण ये था कि वो कोई डाके वाके नहीं डालता था, बल्कि बड़े बड़े काश्तकारों से वसूली करता था, और उस जो वसूली करता था उसकी धनराशि से वो बहुत सी गरीब लड़कियों की शादियां करता था, कन्याओं के स्कूल बनवाता था। यानी उसको उस इलाके में पूजा जाता था। जैसे सुल्ताना डाकू का एक हमारा फिक्शन है, एक फिक्शनल किरदार कैरेक्टर है, वैसे ही छवि राम का भी कैरेक्टर था। उत्तर प्रदेश की पुलिस से छवि राम का बाकायदा संपर्क होता है। छवि राम कहता है फलां तारीख को हम वहाँ पे सरेंडर करेंगे, और उस वक्त सरेंडर कराने का बड़ा वो चल रहा था कि बड़े मलखान सिंह और ये वो सब जो बिहार के लोग थे सरेंडर हो ही चुके थे, और पुलिस चाहती थी कि ये लोग सरेंडर करें, इनको किसी तरह से हम यहाँ पे डाकुओं का सफाया चाहते हैं, क्योंकि उधर बुंदेलखंड में और बिहार में सड़कें वड़कें बनना थी, निर्माण कार्य होने थे, और एक तरह से वहाँ के आतंक को भी ख़त्म करना था। तो साहब पुलिस ने सरेंडर करना था, उसने छवि राम को मार गिराया। इसका क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर से बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े ख़ास तौर पर जो बिहार के डकैत थे और दूसरे डकैत थे, उन सब का उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर से एतबार उठ गया। यही वजह है कि फूलन देवी ने जब सरेंडर करने की बात आई तो उसने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ये वादा खिलाफ़ी करती है। और यही वजह कि उसने फिर उससे बातचीत हुई। उस वक्त एक उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस के आला अफसर थे, और एक उस वक्त अर्जुन सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में थी। तो वहाँ एक सीओ थे राकेश चतुर्वेदी, जो बिल्कुल बराह रास्त घनश्याम बाबा और फूलन देवी के संपर्क में थे। फिर बात ही हुई कि चलो भाई अब तुम जो है वहाँ मध्य प्रदेश में सरेंडर करो और वहीं रहोगी, और तुम्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास नहीं भेजा जाएगा। नतीजे के तौर पर भिंड में जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ के एक इंटर कॉलेज में घनश्याम बाबा और फूलन देवी ने और इसके करीब 100-150 साथियों ने आकर के सरेंडर किया, और बिहार में एक तरह से डाकुओं का लगभग अंत हो गया। तो लेकिन उसके बाद उसको ले जा करके उन्होंने मध्य प्रदेश की जेल में रखा।
और उस वक्त पत्रकारों से बात करते, कुछ सवाल का जवाब देते हुए मतलब फूलन देवी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले करेगी तो हम उसी वक्त सुसाइड कर लेंगे। खैर वो तो फिर बाद में एक दूसरा किस्सा था। वो मुलायम सिंह यादव ने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, लोकसभा में। वो बाद में वो भी मारी गई। एक अलग मसला है, उसके ऊपर कभी बात होगी तो देखा जाएगा, करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको ये बताया कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर उसको पुलिस से बचना था, भागना था, तो वो जब वहाँ तक पहुँच गया था उज्जैन तक, तो उसके साथ बाकायदा उसके मददगार लोग थे। तो कोई मुश्किल नहीं था कि वो मध्य प्रदेश से किसी तरह से और किसी स्टेट में चला जाता या नेपाल चला जाता, तो रास्ता खुला हुआ था। लेकिन वो चूँकि जानता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको कभी इस मामले में सज़ा दिलवा ही नहीं पाएगी। भले ही पीछे वाले जो 50-60 केस लगे हुए हैं उनमें तो सज़ा दिलवा दे, लेकिन ये जो 8 पुलिस वाले मरे हैं इसमें कोई उसके ख़िलाफ़ पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अब साहब उसने यही सोच करके उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन आप गौर कीजिए, अगर इसने यही सरेंडर बजाय मध्य प्रदेश के इसने अगर राजस्थान में किया होता तो क्या होता? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस राजस्थान पुलिस से मांग सकती थी इसको? राजस्थान पुलिस कभी नहीं देती। कम से कम 2-3 महीने तक तो वहाँ रोक करके उसको इंटरोगेट करती, उसके सारे पॉलिटिकल कनेक्शन का एक खुलासा होता, उसके जितने भी उच्च स्तरीय पदों पर बैठे हुए जो बड़े बड़े सचिव और प्रमुख सचिव हैं उन सब का नाम आता, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के राज खुलते, सब नंगे हो जाते। लिहाजा इस डर से उन्होंने तमाम इंसाफ और क्या नाम है जो तरीक़े होते हैं उनको बालाए ताक रख करके मार दिया। अच्छा, इससे पहले 4-5 लोग और मारे जा चुके हैं, जिसमें प्रभात मिश्रा को भी इसी तरह से मारा गया कि साहब वो भाग रहा था। और पुलिस के लिए किसी को भी मार देना और फिर उसके हाथ में एक देसी तमंचा थमा देना और ये कहना कि साहब ये भाग रहा था पुलिस कस्टडी से इसलिए मार दिया, ये कहानी है। लेकिन एक बात तय है कि अब इस विकास दुबे अब तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये तय है कि वो अपने पीछे एक ऐसी बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और सबको ये मानना पड़ेगा कि ये विकास दुबे भागा नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा सुनियोजित ढंग से, बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर उसका कत्ल किया गया है। मुझे उससे कोई दिलचस्पी, उससे हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया वो तरीक़ाकार जो है वो किसी तरह से भी मतलब एक महज़्ज़ब दुनिया और एक महज़्ज़ब समाज के लिए, क्योंकि हमारा बाकायदा कानून एक है, तरीक़ा है किसी मुजरिम को भी सज़ा देने के लिए। अगर बाय द वे आज एक कत्ल का मुजरिम जो अपने फांसी का इंतज़ार कर रहा हो, अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसको इसलिए थोड़ी छोड़ा जा सकता है कि वो मर जाए कोरोना में। नहीं, पहले उसका इलाज कराया जाएगा, उसको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उसके बाद साहब वो अदालत का मामला है वो उसको दे। लेकिन ये तो सवाल ये है कि जब फासिस्ट जहनियत वाले लोग जब सिस्टम को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे, तो वो उनके लिए ना कोई कानून है ना कुछ है। वहाँ तो सिर्फ अपनी क्या नाम है, जो मैंने कह दिया वो जो कह दिया तो कह दिया, ये वो आला तरीका है। अब इस तरीके से हमको सोचना चाहिए कि आज विकास दुबे को मारा गया है, कल किसी को भी पकड़ करके मारा जा सकता है और मारा ही गया है। जो इतने बहुत से लगभग 98 लोग जो मारे गए हैं इनकाउंटर में, क्या ये सब असली का इनकाउंटर है? बोल तो रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, पूरी दुनिया के मतलब इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार तंजीमें आ तो गई हैं मैदान में अब, लेकिन बेहयाई है, बेहयाई तेरा सहारा। ठीक है साहब, आपने कहा कि भाग रहा था, तो फिर हम तो यही पूछेंगे, अगर भाग रहा था तो उसने सरेंडर क्यों किया?